जय हिंद जय भारत। विद्यार्थी मित्रों, मेरा नाम प्रवीण कुमार प्रजापति है। मैं आपके लिए लेकर आया ऑडियो बुक जो है क्लास 12th की, और क्लास 12th यानी कक्षा 12 की जीव विज्ञान की है। ये ऑडियो बुक आपकी नीट एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। मदद करके भी ये इस तरीके से मदद करेगी कि मिनटों की गिनतियों में, सिर्फ मिनटों की गिनतियों में ये पूरे के पूरे चैप्टर का आपके लिए रिवीजन करके आपको दे देगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूट्यूब पे प्रवीण एजुकेशन ग्रुप वीडियो को देखते देखते सिर्फ हेडफोन लगा के सुन लेना है। आप सुनते सुनते बड़े इजीली तरीके से आप रिवीजन कर पाओगे। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी नहीं है फिर भी, तो हम लोग कर रहे हैं रीडिंग न्यू एनसीईआरटी की अध्याय 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। असूक्ष्म पादपों तथा प्राणियों के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर जीव वैज्ञानिक तंत्र के प्रमुख घटक सूक्ष्म जीव है। कक्षा 11 में आपने जीवित जीवों में पाई जाने वाली विविधता के बारे में अध्ययन किया होगा। क्या आपको याद है जीवित जीवों में कौन से जगत के अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं? वे कौन से जीव हैं जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शीय माना जाए? सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। यह मृदा, जल, वायु, हमारे शरीर के अंदर तथा अन्य प्रकार के प्राणियों तथा पादपों में पाए जाते हैं। जहाँ किसी प्रकार जीवन संभव नहीं है, जैसे गीजर के भीतर गहराई तक तापीय चिमनी जहाँ तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा हुआ रहता है, मृदा में गहराई तक बर्फ़ की परतों के कई मीटर नीचे तथा उच्च अम्लीय पर्यावरण जैसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीवी विविध रूपांतरित प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक तथा सूक्ष्मदर्शीय पादपों एवं प्राणियों से होते हैं। विषाणु, विराइड तथा प्रोन भी प्रोटोनीय संक्रमित कारक है। कुछ सूक्ष्मजीवों को चित्र 8.1 तथा 8.2 में दर्शाया गया है। जीवाणु तथा अधिकांश कवकों के समान सूक्ष्म जीवियों को पोषक यानी मीडिया माध्यमों पर उगाया जा सकता है ताकि वृद्धि कर यह कॉलोनी का रूप ले और इन्हें नग्न नेत्र से देखा जा सके। चित्र 8.3 ऐसे संवर्धन जन सूक्ष्म जीवियों पर अध्ययन के दौरान काफ़ी लाभदायक होते हैं। चित्र आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रों का वर्णन किया है एनसीईआरटी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पुस्तक के 8वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि सूक्ष्मजीवी मनुष्य में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं। ये पशु तथा पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, परंतु इससे आपको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सभी सूक्ष्मजीव हानिप्रद हैं। अधिकांशतः सूक्ष्मजीव मनुष्य के लिए कई प्रकार से लाभप्रद हैं। मानव कल्याण के प्रति सूक्ष्म जीवों के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण योगदानों पर निम्नलिखित प्रश्नों में परिचर्चा की गई है। 8.1 घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवियों अथवा उनसे व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। इसका सामान्य उदाहरण दूध से दही का उत्पादन, सूक्ष्म जीव जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य जिन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी LAB कहते हैं, दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करता है जो दुग्ध प्रोटीन को स्कंदित तथा आंशिक रूप में पचा देता है। दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव्य अथवा आरंभक के रूप में ताजे दूध में मिलाया जाता है। इस निवेश द्रव्य में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। ये उपयुक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करते हैं और परिणाम स्वरूप दूध को दही में बदल देते हैं। इतना ही नहीं, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने से पोषण संबंधित गुणवत्ता में भी सुधार हो जाता है। हमारे पेट में भी सूक्ष्मजीवियों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभप्रद भूमिका का निर्वाह करते हैं। दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा, जिसका प्रयोग डोसा तथा इडली जैसे आहार को बनाने में किया जाता है, वह भी बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होते हैं। इस आटे की फूली हुई शक्ल CO2 गैस के उत्पादन के कारण होती है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा उपपचयी पद CO2 के निर्माण में कार्य कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि किण्वन की क्रिया के लिए ये बैक्टीरिया कहाँ से आ रहे हैं? ठीक इसी प्रकार ढीला ढाला आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, उसमें बेकर ईस्ट यानी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभिक पेय तथा आहारों की एक बड़ी संख्या सूक्ष्म जीवियों द्वारा किण्वित कराकर तैयार की जाती है। दक्षिण भारत के कुछ भागों में एक पारंपरिक पेय टोडी है। इसे ताड़ वृक्ष के तने के स्राव को किण्वित कराकर तैयार किया जाता है। सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग किण्वित मत्स्य यानी मछली, सोयाबीन तथा बांस, प्ररोह आदि के भोजन तैयार करने में किया जाता है।
पनीर या चीज़ एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है। इसे तैयार करने में सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न किस्मों के पनीर अपनी गठ संरचना, सुगंध तथा स्वाद जैसे अभिलक्षणों से पहचाने जाते हैं। विशेष सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से आते हैं। उदाहरण के लिए स्विस चीज़ में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमेनाई नामक बैक्टीरियम द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण होते हैं। रॉकीफोर्ड चीज़ एक विशेष प्रकार की कवक की वृद्धि से परिपक्व होते हैं, जिससे सुगंध आने लगती है। 8.2 औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। यहाँ तक कि उद्योगों में भी सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग बहुत से उत्पादों के संश्लेषण में किया जाता है, जो कि मनुष्य के लिए काफ़ी मूल्यवान होते हैं। मादक पेय तथा प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक इसके कुछ उदाहरण हैं। व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवियों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। चलिए चित्र दिया है किण्वक यानी फर्मेंटर का। 8.2.1 किण्वित पेय। सूक्ष्मजीव विशेषकर ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी या रम जैसे पेयों के उत्पादन में किया जाता आ रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वही ईस्ट सेक्रोमाइसिस सेरेविसिस, जो सामान्यतः ब्रेवस ईस्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है, ब्रेड बनाने तथा माल्टीकृत धान्यों तथा फलों के रसों में इथेनॉल उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। क्या आपको भी उपापचयी अभिक्रिया याद है, जिसके परिणाम स्वरूप ईस्ट द्वारा इथेनॉल उत्पादित होता है? विभिन्न प्रकार के एल्कोहलीय पेय की प्राप्ति किण्वन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन यानी आसवन तथा उसके बिना कच्चे पदार्थों पर निर्भर करती है। वाइन तथा बियर का उत्पादन बिना आसवन के विस्की, ब्रांडी तथा रम किण्वित रस के आसवन द्वारा किए जाते हैं। किण्वन संयंत्र यानी प्लांट का फोटोग्राफ चित्र 8.5 में दिखाया गया है। 8.2.2 यानी 8.2.2 प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक। सूक्ष्मजीवों द्वारा प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिकों का उत्पादन 20वीं सदी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण खोज और मानव समाज के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। एंटी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ खिलाफ तथा बायो का अर्थ जीवन है। दोनों को मिला देने से इसका अर्थ जीवन के खिलाफ हुआ, जो रोगों को जो जीवों के से उत्पन्न होते हैं उनके संदर्भ में, जबकि मनुष्य के संदर्भ में ये जीवन के खिलाफ न होकर जीवन के प्रति माने जाते हैं। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक एक प्रकार से रासायनिक पदार्थ है, जिसका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा होता है। यह अन्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को मंद तथा उन्हें मार सकते हैं। आप सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से तो परिचित ही है। क्या आप जानते हैं कि पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था, जिसकी खोज एक प्रकार का हादसा यानी घटना बनी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे, तब उन्हें एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेटों पर वह कार्य कर रहे थे उनमें एक बिना धुली प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गए, जिसका कारण से स्टेफिलोकोकस वृद्धि न कर सका। उन्होंने पाया कि ये प्रभाव मोल्ड द्वारा उत्पन्न एक रसायन पेनिसिलिन द्वारा होता है, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड से उत्पन्न होता है। इस कारण इसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन रखा। यद्यपि बाद में अर्नस्ट चैन तथा हार्वर्ड फ्लोरे ने इसकी एक शक्तिशाली एवं प्रभावकारी एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की। एक एंटीबायोटिक का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया। फ्लेमिंग, चैन तथा फ्लोरे को इस खोज के लिए 1945 यानी 1945 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। पेनिसिलिन के बाद अन्य सूक्ष्मजीवियों से अन्य एंटीबायोटिकों को भी परिशुद्ध किया गया। क्या आप कुछ अन्य प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिकों के नाम तथा उनके स्रोतों के बारे में बता सकते हैं? प्लेग, काली खांसी, डिफ्थीरिया यानी गलघोंटू, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जैसे भयानक रोग जिनसे संसार में लाखों लोग मरे हैं, उनके उपचार के लिए एंटीबायोटिकों ने हमारी क्षमता में वृद्धि की एक शक्ति के रूप में आए हैं। आज हम एंटीबायोटिकों से रहित संसार की कल्पना नहीं कर सकते। 8.2.3 यानी 8.2.3 रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु। कुछ विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल तथा एंजाइम आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। अम्लीय उत्पादकों के उदाहरण सिट्रिक अम्ल का एस्परजिलस नाइगर यानी एक कवक, एसिटिक अम्ल का एसिडोबैक्टीरिया एसिटाई जीवाणु, ब्यूट्रिक अम्ल का क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम यानी एक बैक्टीरिया तथा लैक्टिक अम्ल का लैक्टोबैसिलस आदि है।
इथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ईस्ट यानी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। लाइपेज का प्रयोग अपमार्जक संरूपण तथा धुलाई के में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में किया जाता है। आपने अवश्य देखा होगा कि आप बाजार से खरीद कर फल रस की जो बोतल लाते हैं उसका रस घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ दिखाई पड़ता है। पैक्टिनेसिस तथा प्रोटीएसिस के रूप में के प्रयोग के कारण बोतल वाला रस अधिक स्वच्छ एवं साफ होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु यानी बैक्टीरियम द्वारा उत्पन्न होता है जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग उन रोगियों में रक्त वाहिकाओं से थक्का यानी क्लॉट हटाने में यानी थक्का स्फोटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हृदयघात के अग्रग्र मायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजरते हैं। अन्य जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए है जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक यानी इम्यूनोसप्रेसिव कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरन नामक कवक से किया जाता है। मोनोस्कस परप्यूरियस ईस्ट से उत्पन्न इस स्टेटिन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम स्पर्धा संदमन निरोधन की तरह क्रिया करते हैं। 8.3 वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। हम जानते हैं कि प्रतिदिन नगर एवं शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल की प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल यानी सीवेज भी कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांशतः रोगजनकीय होते हैं। आपको आश्चर्य होता होगा कि वाहित मल की बड़ी मात्रा अथवा शहरी व्यर्थ जल का रोजाना निपटान कैसे होता होगा। इसे प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी झरने में सीधे विसर्जित नहीं किया जा सकता। आप समझ सकते हैं क्यों। अतः विसर्जन से पूर्व वाहित मल का उपचार वाहित मल संयंत्र में किया जाता है ताकि वह प्रदूषण मुक्त हो जाए। व्यर्थ जल का उपचार परपोषित सूक्ष्म जीव से किया जाता है जो वाहित मल में प्राकृतिक रूप से वास करते हैं। यह उपचार निम्नलिखित 2 चरणों में संपन्न किया जाता है। प्राथमिक उपचार। मूलभूत रूप से उपचार के इस पद में वाहित मल से बड़े छोटे कणों का निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन तथा अवसादन यानी सेडिमेंटेशन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिए जाते हैं। इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा हटा लिया जाता है। इसके बाद सितबाकुलाश्म यानी ग्रिट यानी मृदा तथा छोटे गुहिकाओं यानी पेवल को अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है। सभी ठोस जो प्राथमिक आपंक यानी स्लज के नीचे बैठे कण है वह और प्लावी यानी बहिस्त्राव का निर्माण करते हैं। बहिस्त्राव को प्राथमिक निस्सादन यानी सेटलिंग टैंक से द्वितीय उपचार के लिए ले जाया जाता है। द्वितीय उपचार अथवा जीव विज्ञानी उपचार। प्राथमिक बहिस्त्राव को बड़े वायुवीय टैंकों में से गुजारा जाता है जहां यह लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है और वायु को इसमें पंप किया जाता है। इससे लाभदायक वायुवीय सूक्ष्म जीवों की प्रबल सशक्त वृद्धि यानी उर्णक यानी कवकीय तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं के जैली जैसे संरचना का झुंड के रूप में होने लगती है। वृद्धि के दौरान ये सूक्ष्म जीव बहिस्त्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों की खपत करता है। ये बहिस्त्राव के BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। BOD ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर में पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे। वाहित मल का तब तक उपचार किया जाता है जब तक कि BOD घट न जाए। जल के एक नमूने में सूक्ष्म जीवियों द्वारा ऑक्सीजन के उद्ग्रहण की दर का मापन BOD परीक्षण से किया जाता है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन ही BOD है। जब व्यर्थ जल का BOD अधिक होगा तब इसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक होगी। एक बार वाहित मल अथवा व्यर्थ जल का BOD पर्याप्त मात्रा में घट जाए तो बहिस्त्राव को निस्सादन यानी सेटलिंग टैंक में भेजते हैं। वहाँ जीवाणु यानी झुंड फ्लॉक्स इसे अवसाद में परिवर्तित करते हैं। यह अवसाद सकृत आपंक कहलाता है। सकृत आपंक के छोटे से भाग को फिर से वायुवीय टैंकों में पंप करते हैं। यह आपंक निवेश द्रव्य की तरह से कार्य करता है। आपंक का बचा कुचा मुख्य भाग बड़े टैंकों में पंप किया जाता है जिसे अवायवीय आपंक संपाचित रहने एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। यहाँ जीवाणुओं की अन्य किस्में जो अवायवीय रूप से वृद्धि करती है वे आपंक में उपस्थित जीवाणु तथा कवकों का पाचन कर लेती है।
पाचन के दौरान जीवाणु गैसों का मिश्रण जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ये गैसें बायोगैस का निर्माण करती है। चूँकि यह ज्वलनशील होती है, इस कारण इनका प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। द्वितीयक उपचार प्लांट से बहिस्राव सामान्यतः जल के प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों, झरनों में छोड़ दिया जाता है। वाहित मल उपचार संयंत्र का आकाशीय चित्र 8.7 में दिखाया गया है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार सूक्ष्म जीवी प्रतिदिन विश्व भर में व्यर्थ जल के लाखों करोड़ों गैलन पानी के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लगभग सदियों से इसी कार्य प्रणाली का प्रयोग किया जाता आ रहा है। आज के दिन तक कोई भी मनुष्य द्वारा तैयार की गई प्रौद्योगिकी वाहित मल के सूक्ष्म जीवी उपचार के सामने नहीं टिक पाई है। आप जानते ही हैं कि बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण पहले की तुलना में वाहित मल एक बहुत बड़ी मात्रा उत्पन्न हो जाती है। अतः वाहित मल की इतनी बड़ी मात्रा को उपचारित करने में इन उपचार संयंत्रों की संख्या पर्याप्त नहीं बढ़ाई गई है। इसलिए उपचारित वाहित मल को सीधे ही नदियों में छोड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप प्रदूषण और जल जनित रोगों की संख्या बढ़ रही है। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान तथा यमुना एक्शन प्लान जैसी योजनाओं का सूत्रपात किया है। इन योजना के तहत एक बड़ी संख्या में नए वाहित मल उपचार संयंत्रों को बनाने का प्रस्ताव है, ताकि केवल उपचारित वाहित मल को ही नदियों में छोड़ा जा सके। आप अपने आसपास स्थित ऐसे किसी भी वाहित मल उपचार संयंत्र में जाए जो अत्यंत ही रोचक तथा शिक्षाप्रद अनुभव होगा। 8.4 बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीव। बायोगैस एक प्रकार से गैस हो जिसमें मुख्यतः मीथेन शामिल है का मिश्रण है, जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। आप पढ़ चुके हैं कि वृद्धि तथा उपापचयन के दौरान सूक्ष्मजीवी विभिन्न किस्मों के गैसीय अंतिम उत्पाद उत्पन्न करते हैं। जो गैस उत्पन्न होती है वह इन सूक्ष्मजीवियों द्वारा खपत किए गए कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करती है। उपर्युक्त उदाहरण जैसे गीले आटे का किण्वन, पनीर यानी चीज़ का निर्माण तथा पेयों का उत्पादन में CO2 गैस ही मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। यद्यपि कुछ बैक्टीरिया जो सेल्यूलोजीय पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं, वह CO2 तथा H2 के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करते हैं। सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को मिथेनोजन कहते हैं। इनमें सामान्यतः जीवाणु मिथेनोबैक्टीरियम है। ये बैक्टीरिया जीवाणु सामान्यतः अवायवीय गाढ़े कीचड़ में पाया जाता है, जिनका वर्णन वाहित मल उपचार में पहले किया गया है। ये जीवाणु पशुओं के रुमेन प्रथम आमाशय में पाए जाते हैं। रुमेन में सेल्यूलोजी पदार्थों की एक बड़ी मात्रा उपलब्ध रहती है। रुमेन में ये जीवाणु सेल्यूलोज को तोड़ने में सहायक होते हैं और पशुओं के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आप समझते हैं कि अपने आहार में उपस्थित सेल्यूलोज को मानव भी पचाने के योग्य है? इस प्रकार पशुओं के मल यानी डंग, उनमें जिसे सामान्यतः गोबर कहते हैं, ये जीवाणु प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं। गोबर में पादपों के सेल्यूलोजी व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं, अतः इनका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है, जिसे सामान्यतः गोबर गैस कहते हैं। बायोगैस संयंत्र एक टैंक यानी 10 से 15 फीट गहरा होता है, जिसमें अपशिष्ट संग्रहित एवं गोबर की कर्दम यानी स्तरी भरी जाती है। कर्दम के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है। सूक्ष्मजीवी सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है, जिससे ढक्कन ऊपर की ओर उड़ता है। बायोगैस संयंत्र में एक निकास होता है जो एक पाइप से जुड़ा रहता है। इसी पाइप की सहायता से आसपास के घरों में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। उपयोग की गई कर्दम दूसरे निकास द्वार से बाहर निकाल दी जाती है। इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। गोबर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मिलता है, जहां पशुओं को पाला जाता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन बायोगैस संयंत्रों यानी प्लांटों को अधिक बनाया जाता है। उत्पन्न बायोगैस का प्रयोग खाना बनाने तथा प्रकाश पैदा करने में किया जाता है। बायोगैस संयंत्र चित्र 8.8 में दिखाया गया है। भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ है। यदि आपका विद्यालय किसी गांव अथवा गांव के आसपास स्थित है, तो इसका पता लगाकर बायोगैस संयंत्र यानी प्लांट को देखने जाए और जो लोग इसके प्रबंधन से जुड़े हैं उन लोगों से मिले। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 8.5 जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव। पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव रासायनिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। आधुनिक समाज में यह समस्या रसायनों, कीटनाशियों तथा पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता से नियंत्रित की जाती है। ये रसायन मनुष्य तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत ही विषैले तथा हानिकारक हैं।
ये पर्यावरण, मृदा, भूमिगत जल को संदूषित करते तथा फलों, साग सब्जियों और फसलों पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। खरपतवार नाशियों का प्रयोग खरपतवार को हटाने में किया जाता है। यह भी हमारी मृदा को प्रदूषित करते हैं। पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण। कृषि में पीड़कों के नियंत्रण की यह विधि रसायनों के प्रयोग की तुलना में प्राकृतिक परभक्षण पर अधिक निर्भर करती है। ऑर्गेनिक फार्मर यानी कृषक के अनुसार जैव विविधता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। भूदृश्य पर जितनी अधिक किस्में होंगी वह उतनी ही अधिक स्थायित्व प्रदान करती है। अतः ऑर्गेनिक फार्मर यानी कृषक एक तंत्र को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं जिसमें कीट, इन्हें पीड़क भी कहते हैं, उन्मिलित न हो। वे इसके बजाय उन्हें नियंत्रणीय स्तर पर एक जीवित तथा कंपायमान पारिस्थितिक तंत्र के भीतर संतुलन तथा जांच के जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। अधिक परंपरागत फार्मिंग प्रैक्टिस के विपरीत बहुधा लाभप्रद तथा हानिप्रद बागवानी जीवों को रसायन प्रयोग द्वारा मार दिया जाता है। जैव नियंत्रण एक प्रकार का समग्रतात्मक दृष्टिकोण है जिससे करोड़ों जीवों के माध्य पारस्परिक क्रियाओं के जाल की व्याख्या का विकास होता है। खेत प्राणीजात फौना तथा पेड़ पौधे फ्लोरा का निर्माण करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मर कृषक में बहुधा एक दृष्टिकोण विकसित होता है। उदाहरण जीवों का उन्मूलन, जिन्हें बहुधा पीड़क कहा गया, उनका उन्मूलन केवल असंभव ही नहीं बल्कि अवांछनीय भी है। इनके बिना लाभप्रद परभक्षी तथा परजीवी कीट जीवित नहीं रह पाएंगे जो पीड़कों पर अपने पोषण तथा भोजन के लिए आश्रित है। इस प्रकार जैव नियंत्रण विधि से विषाक्त रसायन तथा पीड़कनाशियों पर हमारी जो आश्रितता है वो काफ़ी हद तक घट जाएगी। जीव विज्ञानी फार्मिंग के उपगमन यानी प्रस्ताव का महत्वपूर्ण भाग विभिन्न जीवन के रूप में परिचित होता है। उदाहरणार्थ खेतों को परभक्षी तथा पीड़कों द्वारा उनके जीवन चक्र, आहार ग्रहण करने की विधि तथा वास स्थल के रूप में पसंद किया जाता है। यह सब मिलकर जैव नियंत्रण के उचित साधनों को विकसित करने में सहायक होते हैं। जाना पहचाना भृंग यानी बीटल, जिन पर लाल तथा काली धारियाँ पाई जाती है, तथा व्याध पतंग यानी ड्रैगन फ्लाई क्रमशः एफिडो तथा मच्छरों से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही लाभप्रद है। परंतु जहाँ तक सूक्ष्म जीव जैव नियंत्रण कारकों का प्रश्न है, वहाँ बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis यानी बहुधा बीटी लिखा जाता है का प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। शुष्क बीजाणु स्पोर्स सुगंधीय थैली के रूप में उपलब्ध रहते हैं जिन्हें पानी में मिला दिया जाता है और इस मिश्रण को दोषपूर्ण पादपों जैसे सरसों समूह यानी ब्रासिका तथा फल वृक्षों जिनकी पत्तियां कीट लार्वा द्वारा खा ली गई है पर छिड़काव किया जाता है। लार्वा की पाचन नली में टॉक्सिन निकलता है और लार्वा की मृत्यु हो जाती है। जीवाणुवीय रोग कैटरपिलर को मार देता है परंतु अन्य कीटों को हानि नहीं पहुंचाता। लगभग पिछले दशक में आनुवंशिक अभियांत्रिकी की विधियों के विकास से वैज्ञानिक बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन जीन को पादपों में पहुंचा सके हैं। ऐसे पादप पीड़क द्वारा किए गए आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी हैं। बीटी कॉटन इसका एक उदाहरण है जिसे हमारे देश में कुछ राज्यों में उत्पन्न किया जाता है। इसके बारे में आपको अधिक जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी। जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। ट्राइकोडर्मा प्रजाति एक मुक्त जीवित कवक है जो मूल पारिस्थितिक तंत्र में सामान्य रूप से पाया जाता है। ये बहुत से पादप रोगजनकों के प्रभावशील जैव नियंत्रण कारक है। बैक्यूलोवायरसेस ऐसे रोगजनक है जो कीटों तथा संधिपादों यानी ऑर्थोपोडों पर हमला करते हैं। अधिकांश बैक्यूलोवायरसेस जो जैव वैज्ञानिक नियंत्रण कारकों की तरह से किए जाते हैं वे न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिवायरस जीन्स के अंतर्गत आते हैं। यह विषाणु प्रजाति विशेष संकरे स्पेक्ट्रम कीटनाशी उपचारों के लिए अति उत्तम माने जाते हैं। ऐसा प्रदर्शित किया जा चुका है कि इन पादपों, स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों तथा जहाँ तक कि लक्ष्य विहीन कीट पर किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। यह विशेषकर तभी वांछनीय है जब लाभप्रद जीवों का संरक्षण किया जाए ताकि समाकलित पीड़क प्रबंधन कार्यक्रम की सहायता हो सके अथवा जब संपूर्ण पारिस्थितिक सुग्राही क्षेत्र का उपचार हो। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव। आज के तौर तरीकों के साथ यदि जीवन को देखें तो पता चलता है कि पर्यावरण प्रदूषण चिंता का मुख्य कारण है। कृषि उत्पादों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए रसायन उर्वरकों का प्रयोग इस प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि हम समझने लगे हैं कि रसायन उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग से कई समस्याएं जुड़ी हुई है। इसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक खेती करने पर तथा जैव उर्वरकों के प्रयोग पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव है जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं।
जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जीवाणु, एक कवक तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। लेग्यूमिनस पादपों की जड़ पर स्थित ग्रंथियों के बारे में आपने अध्ययन किया होगा। इन ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम के सहजीवी संबंध द्वारा होता है। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। पादप इसका प्रयोग पोषकों के रूप में करते हैं। अन्य जीवाणु उदाहरण एजोस्पाइरिलम तथा एजोबैक्टर मृदा में मुक्तावस्था में रहते हैं। यह भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन अवयव बढ़ जाते हैं। कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध यानी माइकोराइजा स्थापित करते हैं। ग्लोमस जीनस के बहुत से सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं। इस संयोजन में कवकीय सहजीवी मृदा से फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पादपों में भेज देते हैं। ऐसे संबंधों से युक्त पादप कई अन्य लाभ जैसे मूलवा तोड़, रोगजनक के प्रति लवणता तथा सूखे के प्रति सहनशीलता तथा कुल वृद्धि तथा विकास प्रदर्शित करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि संयोजन से कवक क्या लाभ प्राप्त करते हैं? साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्म जीव है जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडलीय में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इनमें बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं, जैसे एनाबिना, नोस्टोक, ऑसिलेटोरिया आदि। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। नीलहरित शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं, जिससे उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। हाल ही में हमारे देश में जैव उर्वरकों की एक बड़ी संख्या बड़े पैमाने पर बाजार में उपलब्ध है। किसान अपने खेतों में लगातार इनका प्रयोग कर रहे हैं। इससे मृदा पोषक की भरपाई तथा रसायन उर्वरकों पर आश्रितता भी कम हो रही है। सारांश: सूक्ष्मजीव पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। सभी सूक्ष्मजीव रोगजनकीय नहीं होते हैं। बहुत से सूक्ष्मजीव मनुष्यों के लिए अत्यंत ही लाभप्रद होते हैं। हम प्रतिदिन सूक्ष्मजीवों तथा सूक्ष्मजीवीय व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी LAB दूध में वृद्धि करते हैं, जिससे वह दही में बदल जाता है। गीला गुथा आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है का किण्वन सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक यीस्ट से किया जाता है। कुछ पकवान जैसे इडली तथा डोसा ऐसे गीले आटे से बनाए जाते हैं जिन्हें सूक्ष्मजीवियों द्वारा किण्वित किया गया होता है। जीवाणु तथा कवकों का प्रयोग चीज़ यानी पनीर को एक विशेष बनावट, स्वाद तथा सुगंध देने के लिए किया जाता है। सूक्ष्मजीवों का प्रयोग औद्योगिक उत्पाद जैसे लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड तथा एल्कोहल उत्पन्न करने में किया जाता है, जिसका प्रयोग उद्योग में अलग अलग संसाधनों में किया जाता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन का उत्पादन लाभप्रद सूक्ष्मजीवों द्वारा किया जाता है। यह प्रतिजैविक हानिकारक रोगों को उत्पन्न करके सूक्ष्मजीवों को मारने के काम आते हैं। प्रतिजैविक संक्रमित रोग जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी तथा निमोनिया की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 100 वर्षों से अधिक के समय से सूक्ष्मजीवों का प्रयोग वाहित मल यानी व्यर्थ जल का उपचार, सक्रिय आपंग यानी अवमल निर्माण की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इससे प्रकृति में जल के पुनः चक्रण में भी सहायता मिलती है। मिथेनोजन संयंत्र अपशिष्ट के अवकर्षण के दौरान मीथेन यानी बायोगैस उत्पन्न करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। सूक्ष्मजीवों का प्रयोग जैव नियंत्रण विधि द्वारा हानिप्रद पीड़कों को मारने के लिए किया जाता है। जैव नियंत्रण मापन से विषैले पीड़कनाशियों के प्रयोग में भारी कमी आई है, जिनका उपयोग पीड़क नियंत्रण में किया जाता है। आज समय की मांग है कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाए। इसके विविध उपयोगों से स्पष्ट हो चुका है कि जिनका प्रयोग मनुष्य कर रहा है, मानव समाज के कल्याण में इन सूक्ष्मजीवियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, हमने पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर अप कर लिया है। बहुत ही कम समय में, मिनटों की गिनतियों में हमने पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन कर लिया है। तो बधाई हो, आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए मात्र चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है उन लोगों तक जिनको ये चैनल नहीं मिलता हो, क्योंकि ये चैनल छुपा हुआ भी है एक तरीके से। इस चैनल पर आपके लिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, अगर आप कक्षा 10वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं किसी भी स्टैंडर्ड में हो, मैथ, साइंस से लेकर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तक का मटेरियल अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, धन्यवाद।